तैयार करते हो तो उसमें सबसे पहले एडवोकेट की अंडरटेकिंग देनी होती है। इन्होंने मेरे से कहा था, इफ यू ब्लडी अफोर्ड 60,000 रुपीज मोबाइल देन यू कैन ऑल्सो अफोर्ड 5,000 रुपीज लॉस। खुद के साइन है यहाँ पे, इन पार्टी सबके साइन होंगे, जैसे यहाँ पे नितिन जी भी मेरे एडवोकेट हैं तो इनके साइन होंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरे को ऑफिस आना पड़ गया, कुछ फाइल में साइन करना था क्योंकि फोर्टिस के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। वो आपको फाइल भी दिखाऊंगा और क्यों कर रहे हैं भैया से ही पूछवाऊंगा आपको क्या रीजन है, तो वो उनसे कर लेंगे अपन बात और डिटेल में वो समझा भी देंगे आपको। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी लाइफ से रिलेटेड, लीगल टॉपिक और गवर्नमेंट जॉब लॉ से रिलेटेड और एडवोकेट की लाइफ भी दिखाता हूँ आजकल तो मैं, एडवोकेट की लाइफ में क्या क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं चैनल पे। और अब चलते हैं भैया के पास, भैया बताएंगे आपको कि भैया क्यों, क्या रीजन है। फाइल का थोड़ा ड्राफ्टिंग भी सीख लोगे आप, कैसे ड्राफ्टिंग होती है। मेन एडवोकेट की नजर में ड्राफ्टिंग होती है। अगर ड्राफ्टिंग आ जाए आपको तो आप सारी चीजें जीत लोगे। अगर ड्राफ्टिंग ही नहीं आती लोगों को, मतलब जो एडवोकेट होता है उनको ड्राफ्टिंग का ही मेन है इशू। जो ड्राफ्ट करा जाता है, फाइल बनाई जाती है, कोर्ट में तो आप बात कर लोगे, जज के सामने बात कर लोगे, बट ड्राफ्टिंग नहीं आ पाती है आप लोगों को। तो इसलिए ड्राफ्टिंग मेन है। भैया से मिलाते हैं, भैया ने रेडी कर लिए। ये सोनू भैया है, वकील साहब है। कभी फ्यूचर में आपको काम हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं इनका नंबर दे दूंगा। तो बताएं भैया क्या हुआ था। ये देखो, मैंने फाइल तैयार करी है, फोर्टिस हॉस्पिटल की करी है एक तो, और एक फाइल और है एक्साइटल की। 2 फाइलें रेडी करी हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल का तो बहुत छोटा सा मामला है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। रिसेंटली मेरी सिस्टर एडमिट हुई थी, उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह था, तो मैं टिफ़िन लेकर गया था। वो क्या है, हॉस्पिटल के कैंटीन में ही अलाउ होता है टिफ़िन, तो मैं वहीं खड़ा था टिफ़िन लेकर। तो मेरी जो बुआ जी हैं वो आई नहीं थी काफ़ी देर तक, तो मैंने उनको कॉल किया। तो जैसे ही मैं उनको कॉल कर रहा था, तो एक हाथ में तो मेरे टिफ़िन था, एक हाथ में से मैंने कॉल कर रहा था। जैसे मैंने कॉल किया, हॉस्पिटल के स्टाफ के 2 लोग आए लहराते हुए, बड़ी आराम से, जैसे तो पता नहीं कहाँ चल रहे हैं वो अपनी मौज मस्ती में। उनके हाथ से मेरे हाथ की टक्कर लगी, मतलब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ पे मेरे हाथ पे भिड़ाया, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। वो बंदे वहाँ रुके नहीं, हल्का सा बस यूं हाथ से यूं करा और चले गए। रुके नहीं, कोई बात नहीं, कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं। मैंने मोबाइल उठा के देखा, बिल्कुल आगे सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे घुमा के देखा, पीछे से ये वैसा जो ग्लास बैक आता है ना इनका मोबाइल्स का, तो टूट गया, क्रैक हो गया पूरा। फिर वहाँ पे स्टाफ वगैरह से पूछा, काफ़ी ढूंढा, वो दोनों मुझे नहीं मिले। फिर सुपरवाइज़र वगैरह के पास गया, उन्होंने भी टालम टोल करी कि सर 1 घंटा, पहले तो बोला 20 मिनट वेट करो सर, फिर मैंने करा 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल दिया, बट कोई नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे के लिए कहा कि सर सुबह आइए, जब तक हम उन दोनों को, आपको पूरी जानकारी उनके बारे में बता देंगे, नाम वगैरह जो भी है हम आपसे प्रेजेंट करवा देंगे, आपकी बात करवा देंगे। चलो ठीक है। मैं अगले दिन गया, फिर अगले दिन भी मुझे नहीं मिलवाया। बोले सर उनकी वो शिफ्ट वगैरह चेंज हो गई है, आप शाम को आना। मैं शाम को गया, सर अभी भी शिफ्ट चेंज हो गई है, सुबह आना। ऐसे करके 3-4 दिन निकाल दिए, और लेकिन आज तक का दिन है, मुझे कभी उन स्टाफ से मिलवाया नहीं इन्होंने। मैंने कहा उनको, मेरे को मिलवाओ तो सही, आप कंपनसेट की भी बात नहीं, कम से कम मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप किसी इंसान का नुकसान कर रहे हो, कम से कम मिल के बात करके तो जाओ। अगर उन्होंने मेरे को सॉरी भी बोला होता ना, उस टाइम मिलके भी बोला होता ना, मैं आगे कुछ नहीं करता, कोई बड़ी बात नहीं है, 3,000 4,000 या 5,000 रुपए। बात यह है कि उनका जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत गलत है। ऊपर से जब मैंने अलग अलग, जितने तो सुपरवाइजर है उनके, हर बार जाओ अलग सुपरवाइजर मिलता है। फिर लास्ट में जो भी सुपरवाइजर मिला वो बहुत ही बदतमीज और बहुत ही रूड था, बहुत गंदे तरीके से बात करी थी उन्होंने। तो उसके बाद फिर मेरा मन बिल्कुल ही खट्टा हो गया। मैं यार, ये ऐसे आदमी के साथ तो क्या ही किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सबक सिखाना भी जरूरी है। और एक पुराना इंसिडेंट भी मुझे ध्यान था कि एक बार मेरे मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी रात को 12-1 बजे, और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया था, इसी हॉस्पिटल में लेकर गया था। तो नॉर्मली आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में सीधा आपको इमरजेंसी जो भी उसकी गेट होती है वहां तक एंट्री होती है। इन्होंने मुझे एंट्री गेट पे रोक लिया और ये कहा कि भैया पहले पार्किंग के पैसे दो, पार्किंग की पर्ची कटाओ। मैंने कहा एक दिन मैं पेशेंट को छोड़े हूँ गेट पे, आके देता हूँ, और रिटर्न में तो वैसे भी बिना पे करे तो आपको जाने भी नहीं देंगे ना वो। तो मैंने कहा कि मैं एक बार पेशेंट को छोड़ दूं, इमरजेंसी है, आके ले लेना। वो तो नहीं, आपको तो अंदर जाने ही नहीं देंगे, पहले आप तो पार्किंग के पैसे कटाओ। तो मैंने दिए उस टाइम, क्योंकि मेरे लिए तो वो टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट था, पैसे की बात ही नहीं थी। बट मैं इनका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनका बिहेवियर कैसा है पेशेंट्स के साथ, कि ये अपने 10 रुपए तक नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि इनको पता है कि रात का 1 बज रहा है, इमरजेंसी में पेशेंट जा रहा है। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड है। तो मुझे वो इंसिडेंट भी मेरे दिमाग में ध्यान था, और अब रिसेंटली इन्होंने ये करा, मोबाइल तोड़ दिया, कोई सॉरी नहीं, कोई मिलना नहीं।
तो उसके लिए फिर मैंने इनको पहले तो वैसे ही 5-6 बार विजिट करी, डीन से इनका जो भी डायरेक्टर है उनसे भी मिलने की कोशिश करी, 2-2 3-3 घंटे हॉस्पिटल में वेट करा है, डायरेक्टर मिल ही नहीं रहा है कि मीटिंग में है, ऐसे करके टालम टोल करके इन्होंने काफी लंबा टाइम मेरा वेस्ट किया है। उसके बाद फिर मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा था। आप जब भी कोर्ट में जाते हो तो उसके पहले कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने से पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। लीगल नोटिस में वही सारा ब्यौरा होता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ बताना पड़ता है आपको। तो लीगल नोटिस भी मैंने भेजा। तो लीगल नोटिस भेजने के बाद इनका मेरे पास कॉल आया। लीगल नोटिस मैंने दोनों जगह भेजा, इनका हरियाणा में हेड ऑफिस है फोर्टिस हॉस्पिटल का, वहां पर भी भेजा, और जो जेलन मार्केट फोर्टिस है यहाँ पर भी भेजा। यहाँ से फिर मेरे पास हेड ऑफिस से तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, फोर्टिस हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि सर जो डायरेक्टर मैडम है वो अब आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मिलने के लिए तो मैं पहले भी आया था, तो आप बताएं मुझे क्या क्या कहना चाहती है। बोले डायरेक्टर मैडम, मैंने ये भी कहा था मैं कि अब मैं उनको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इतना टाइम वेस्ट करा है, इतने मैंने हॉस्पिटल में चक्कर काटे हैं, सीधी सी बात है मेरे मोबाइल में जो खर्चा हुआ है उसको सही करा के दो आप। मैं आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में जो खराब हुआ है उसको सही करके दे दो, पैसे मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। तो बोले कि नहीं सर, मैडम तो यही कह रही है कि है ना आप उनको माफ कर दो। मैं कहा अगर माफ कर दो, उनको माफी चाहिए थी तो मुझसे मिलते ना, मैं तो 4-5 बार तक हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरे से तो एक बार ही नहीं मिले। अब आप लीगल नोटिस भेजने के बाद कह रहे हो कि हॉस्पिटल में मैं आऊं और उनको माफ कर दूं। मतलब अभी भी वो मेरे पास नहीं आ रहे और आज तक उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों सामने प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है उनको। इसलिए ही जो कंज्यूमर कोर्ट का ये जो मैंने परिवार दायर कर रहा हूँ ना, मैं उन दोनों के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है। मैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो फोर्टिस हॉस्पिटल का ही स्टाफ था। और स्टाफ था ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल की ड्रेस वगैरह पहन रखी थी। आई थिंक नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर तो नहीं थे वो, क्योंकि डॉक्टर्स तो व्हाइट कोट वगैरह पहनते हैं, वो शायद नर्सिंग स्टाफ था फोर्टिस हॉस्पिटल का ही। तो उसी का ही मामला है। लीगल नोटिस मैंने भेज दिया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सेकंड स्टेप है, डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, और जाना ठीक भी नहीं रहता है। कोर्ट में जाने से पहले आपको सामने वाले को मौका दो कि अगर वो सेटलमेंट कर ले तो ये तो सेटलमेंट करना छोड़ो ना, तो माफी नहीं मांगी आज तक। तो अपन तो अब सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। नोटिस इनको डिलीवर हो चुके हैं, और नोटिस डिलीवर होने के बाद भी इनका कोई रेस्पॉन्स है नहीं ऐसा, तो अपन कोर्ट में जा रहे हैं। तो मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। मेरी 2 फाइलें हैं, एक दूसरा भी मैटर है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो मेन मैटर अभी हॉस्पिटल का है मैं आपको वही बताता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल का। तो ये उसकी फाइल है, कुछ इस तरह की फाइल है। अभी इसकी थोड़ी पूरी डिटेल्स वगैरह डालनी जरूरी है, वो मैं कोर्ट में फाइल करने से पहले। अभी फाइल फाइनल टच पे है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कोर्ट का नाम वगैरह, जो भी पार्टीज है उनका नाम वगैरह सब आते हैं। ये है, ये फ्रंट पेज होता है फाइल का, हिंदी में सरबरक बोलते हैं इसको। जो भी कंज्यूमर कोर्ट के मामले होते हैं वो मेनली डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग उसके आपका जो भी आप कंपनसेशन मांग रहे हो, जितने रुपए का भी आपका मामला है, वो उस हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। जिला का जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच, तो इनकी अलग अलग अमाउंट्स पर है। जो अपना मामला है वो 5 लाख के नीचे है, तो जितना भी अगर जो भी मामले होते हैं वो 5 लाख रुपए से ऊपर की अगर उनमें डिमांड होती है तो उसमें कुछ फीस वगैरह आपको ड्यूटी वगैरह कुछ देनी पड़ती है। बट 5 लाख रुपए तक की डिमांड के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता है, और इसकी जो जुरिडिक्शन है वो जिला मंच पे ही है। अब जयपुर के अंदर 4 जिला उपभोक्ता मंच है, मतलब ये जयपुर में जितने भी पूरा जयपुर है उपभोक्ता मंच थाने के हिसाब से, उसके हिसाब से 4 जुरिडिक्शन में बटा हुआ है। मेरा जो मैटर आता है वो 2 नंबर में आता है, तो मैं इसको 2 नंबर में पेश कर रहा हूँ। जो भी आप फाइल तैयार करते हो तो उसमें सबसे पहले एडवोकेट की अंडरटेकिंग देनी होती है। एडवोकेट यहाँ पे पार्टी के, अब जो है इसमें मेरा नाम है और मेरे एडवोकेट के साइन होंगे। इसमें मेरे एक एडवोकेट नितिन जी भी हैं। ये इस तरह की फाइल होती है। कोर्ट में जो भी आप फाइल पेश करते हो, जितने भी पिटीशन वगैरह, वो सब ग्रीन पेज पे होती है, पाई पेपर बोलते हैं इसको, और ये ग्रीन पेपर पे ही करनी होती है। अब जैसे इस तरह से कोर्ट का नाम वगैरह आता है इसमें। अगर आप कभी भी ड्राफ्टिंग वगैरह करोगे तो मोस्टली ड्राफ्टिंग सभी केसेस में एक जैसी होती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो सभी के अंदर वो आपका सभी का पड़ा हुआ है, दोनों पार्टीज के नेम आएंगे, आप उनसे क्या मांग रहे हो वो सब आएंगे, विवादक बिंदु सब कुछ आता है डिटेल्स में। आपको मैं शॉर्ट में एक बार दिखा देता हूँ कैसा है। इस तरह का स्टार्टिंग इसका फर्स्ट पेज है, इसमें कोर्ट का नाम आ गया, इसमें मैं परिवादी हूँ तो ऊपर मेरा नाम आ गया, नीचे प्रतिवादी का आता है, या आपको विपक्षी गण भी कह सकते हो, अपराधी गण भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों को पार्टी बनाया है। जो इसका गुड़गांव में हेड ऑफिस है फोर्टिस हॉस्पिटल का, पहली पार्टी वो है। दूसरी पार्टी जहाँ पे मेरा मोबाइल टूटा है, दूसरी पार्टी ये है। कोई पूछेगा कि इसको पार्टी क्यों बनाया आपने, हरियाणा को हेड ऑफिस को, तो ये फोर्टिस हॉस्पिटल जितने भी है ना इंडिया में, उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो है, इसलिए उसको पार्टी बनाया है।
और जिन लोगों ने मोबाइल मेरा गिरा के तोड़ा था उनके बारे में मुझे कोई डिटेल है नहीं। अगर उनके बारे में मुझे पास डिटेल्स अवेलेबल होती तो मैं उन दोनों को भी यहाँ पार्टी बनाता, बट उसके बारे में मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने अवेलेबल ही नहीं करवाया, मिलवाया नहीं उनसे। तो ये रीज़न है कि इसमें 2 ही पार्टी, वरना इसमें 4 पार्टी होती। इसके बाद इसमें पूरा ब्यौरा है, कौन से सेक्शन के अंदर अपन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ता है। वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन लिखना चाहिए आपको। तो ये लिखा हुआ है परिवाद अंतर्गत धारा 35, सेक्शन 35 अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ही ये पेश होता है। पहले 12 में होता था, अब चेंज कर दिया इसका थोड़ा फॉर्मेट। तो इस तरह से अब इसके अंदर अपन पूरा डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ कब क्या हुआ। तो मैंने इसमें सब कुछ बताया कि इतनी तारीख को मेरी सिस्टर एडमिट हुई है, फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ, मोबाइल टूटा है, जो भी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री इसके अंदर है इसका। जैसे मैं आपको एक पहली लाइन अगर पढ़ के सुनाऊं अगर इसके, तो यह है कि परिवादी यानी कि मैं उक्त वर्णित पते पर स्थायी रूप से निवास करता है। सेकंड पॉइंट है यह है कि परिवादी की बहन मीना इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, और आपके मतलब कंप्लीट डिटेल, हॉस्पिटल में इतनी तारीख को एडमिट हुई थी, इतनी तारीख को उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, मतलब ऐसे कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना पड़ता है। कुछ आप कोई भी तथ्य कोर्ट से छुपाओगे नहीं। आपने पढ़ा होगा कि आपको कोर्ट में क्लीन हैंड्स के साथ आना होता है, तो सब कुछ आपको बताना होता है। तो उसमें पूरी डिटेल्स है, कैसे मैं वहाँ पे गया हूँ और उनका कितने मैंने चक्कर कटाए हैं, किन किन से मैं मिला हूँ, यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर वो सब कुछ मेंशन करा है जो मेरी और उनकी जो भी बात हुई थी। जैसे यहाँ पे एक इनके एमओडी थे, कोई आदित्य शर्मा सुपरवाइजर, ये काफ़ी थोड़े रूड किस्म के इंसान है, काफ़ी बदतमीज़ है। तो इन्होंने मेरे से एक लाइन कही थी इंग्लिश में, मैंने एग्जैक्ट उसको यहाँ पे वैसे ही कोट किया है। इन्होंने मेरे से कहा था, इफ यू ब्लडी अफोर्ड 60,000 रुपीज मोबाइल देन यू कैन ऑल्सो अफोर्ड 5,000 रुपीज लॉस। ये मुझसे ये कह रहे थे कि अगर आप 60,000 का मोबाइल कैरी करते हो तो अगर वो टूट गया है 5,000 का तो आप उठा लो नुकसान। तो मैंने कहा था उठाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे नुकसान हुआ है वो सामने तो आए, माफी तो मांगे। तो ये काफी रूड थे और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। इनके बिहेवियर के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि अब कंज्यूमर कोर्ट में जाना ही चाहिए। आदित्य शर्मा शायद नाम है इनका। ये पूरी डिटेल्स वगैरह जो भी इनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है, जितनी बार भी मैंने चक्कर काटे हॉस्पिटल के, मैंने सब कुछ एग्जैक्टली एक इसमें डेट के साथ सब कुछ डाला है। ठीक है, ये सब हो गया। फिर ये पूरी आप मैटर आने के बाद इसमें आपको लिखना पड़ता है। ये तो यहाँ इसकी डिटेल्स हो गई। इसके बाद जो लास्ट लाइन आती है, जो इसका मतलब फॉर्मेट फिक्स है, जैसे जो कंज्यूमर कोर्ट का है, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ता है ये है कि विपक्षीगण का कर्तव्य है कि अपने अस्पताल के कर्मचारी को कृत्यों के लिए जिम्मेदारी लेवें और अपने ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करें। इस प्रकार विपक्षीगण का उक्त कृत्य घोर लापरवाही, सेवा दोष एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। इसके बाद आपको ये भी बताना होता है कि कोर्ट को ये सुनने का अधिकार है या नहीं है, तो इसको भी आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे और किसी भी पिटीशन में होता है वैसे इसमें भी होता है। तो यह है कि माननीय मंच को प्रस्तुत परिवाद पर क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है, प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है एवं उचित न्याय शुल्क पर माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ उचित न्याय शुल्क कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपए तक फ्री है। बाकी जो एडवोकेट के वकालतनामे में फीस वगैरह लगती है वो अलग चीज है। यहाँ पे लास्ट के अंदर आपको प्लीड करनी होती है कि आप क्या क्या मांग रहे हो। तो मैंने इनसे वो सब कुछ मांगा है जो भी मेरे मोबाइल में खर्चा वगैरह हुआ है, क्योंकि मोबाइल खराब ही हो गया है मेरा, क्योंकि वो गिरने के बाद वो हैंग वगैरह हो रहा है। तो मैंने तो इसमें कंप्लीट चीजें मांगी है, एक्सटेंड वारंटी वगैरह जो भी मैंने कराई थी, मतलब सब कुछ मांगा है जो भी इसमें मेरा नुकसान हुआ है। उसके बाद यहाँ मेरे खुद के साइन है, यहाँ पे इन पार्टी सबके साइन होंगे। जैसे यहाँ पे नितिन जी भी मेरे एडवोकेट हैं तो इनके साइन होंगे। इसमें 3 एडवोकेट हैं, एक लोकेश जी हैं, एक विक्रम शर्मा जी हैं, तो इन सभी के साइन होंगे। जिस दिन पेश होते हैं उस दिन की डेट डाली जाती है। तो ये आज ही पेश करने का है प्लान, तो आज की इसमें डेट डाल देंगे। डेट पहले नहीं डालते हैं क्योंकि सम रीज़न अगर आप पेश नहीं कर पाओ तो वहीं कोर्ट में डालनी चाहिए डेट। इसके बाद फिर इसका एक एफिडेविट लगता है कि जो भी मैंने कहा है सब कुछ सही है, इसमें आपके साइन होते हैं, तो ये एफिडेविट हो गया। ये तो हो गया पिटीशन, इसका क्लेम पिटीशन का पार्ट। ठीक है सर। इसके बाद आता है आपका वकालतनामा। तो आपको वकालतनामा लगाना होता है। हर वकालतनामा जितने भी कोर्ट्स हैं जयपुर में मतलब राजस्थान में, तो हर जगह एडवोकेट्स की बार डिसाइड करती है कि वकालतनामे पे कितने रुपए के टिकट लगेंगे। ये जितने रुपए के टिकट लगते हैं सारा पैसा जो बार होती है उसके पास जाता है, वो इशू करती है। जैसे कई जगह आप देखोगे शायद 20 रुपए की वकालतनामे की फीस है, बट आई थिंक ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में ही है। यहाँ पे 50 रुपए के तो टिकट्स 2 लगते हैं, और ये तो लगता है ये तो फिक्स है 2 रुपए का टिकट, 1 रुपए का मिलता नहीं है। इसलिए वैसे 51 रुपए के टिकट कंपलसरी है जो यहाँ पे लगते हैं वकालतनामे में जयपुर में। कई जगह ये 20 रुपए भी हो सकता है, कई जगह ये 10 रुपए भी हो सकता है, बट जयपुर में ये एडवोकेट्स की बार ही डिसाइड करती है कि हम कितने रुपए, वो जो भी पैसा आता है फिर एडवोकेट्स अपने बार काउंसिल खर्च करती है एडवोकेट्स के ऊपर, जो भी मेंटेनेंस वगैरह कोर्ट उसके ऊपर, ये सारा पैसा उनके पास जाता है। तो इस तरह का वकालतनामा होता है। इस तरफ पार्टीज के साइन होते हैं।
जैसे यहाँ पे मेरे साइन है, इस तरफ यहाँ पे एडवोकेट्स के साइन होते हैं, यहाँ पे एडवोकेट्स का नाम, वैसे ये फॉर्मेट प्रिंटेड भी आपको वैसे मिलता है, ये कंप्यूटर से टाइप करा हुआ है। कोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने पड़ते हैं, आप प्रूफ कैसे करोगे? तो मैंने अपने इस मैटर के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं संबंधित वो लगाए हैं। आपको एक सूची लगानी पड़ती है, तो उस सूची के अंदर आपको सपोज कोर्ट का नाम वगैरह, उन्वान वगैरह, उन्वान मतलब टाइटल केस का, तो इसमें आपको ये डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उनकी डेट डालनी पड़ती है, उस डॉक्यूमेंट्स पे क्या डेट है, फिर यहाँ पे एडवोकेट उन सबको ऑथराइज साइन करता है, ठीक है। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे नितिन जी साइन करेंगे। जो भी, अब जैसे 3 एडवोकेट हैं तो कोई एक भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों के साइन हो, कोई भी एक एडवोकेट भी कर सकता है। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करें, तो एग्जिबिट बाद में होंगे, अभी तो मैंने इसमें लगाया है, ठीक है। ये पहला जो है मेरा डॉक्यूमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल का है, मैं वहाँ गया, वहाँ की बिल वगैरह है, ठीक है। इसके बाद इसमें डेट वगैरह सब आ ही रही है, पेशेंट की डिटेल्स। फिर जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो मैंने जो इनको लीगल नोटिस भेजा था, तो लीगल नोटिस कुछ इस तरह का होता है, आपको लीगल एडवोकेट्स के थ्रू होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नितिन जी, और इसमें 4 एडवोकेट्स थे, इनके थ्रू मैंने भेजा था। इस तरह का ये फॉर्मेट होता है दोनों पार्टीज का, इसमें भी वही सारी डिटेल्स होती हैं। लीगल नोटिस के बाद मैंने अगला डॉक्यूमेंट एग्जिबिट किया है। इन लीगल नोटिस जो मैंने इनको बाय आरडी भेजते हैं, तो उसकी जो स्लिप होती है वो मैंने एग्जिबिट करी है, वो लगाई है, तो दोनों पार्टीज की दोनों। इसके अलावा इनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट लगाई है कि ये लीगल नोटिस इनको डिलीवर हो चुके हैं। तो ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से निकल जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है कि कितनी तारीख को कहाँ गए, डिलीवर हो चुके हैं, इसका जो स्टेटस है यहाँ पे शो करता है। इसको भी मैंने एग्जिबिट किया है। ये आपको उसी टाइम प्रिंट आउट निकालना होता है, क्योंकि शायद 2 महीने 3 महीने तक ये ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, उसके बाद ही हट जाता है। तो ये मैंने निकाल लिए थे प्रिंट आउट। और इसके बाद मैंने लगाया है कि मेरे मोबाइल की मैंने एक एक्सटेंडेड वारंटी ली थी। अब क्योंकि मोबाइल फिजिकल डैमेज हो चुका है, तो उसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी खत्म हो चुकी है। मेरा मोबाइल ये 3-4 महीने पुराना ही है, अब इसके आगे ये 1 साल की एक्सटेंड थी, वो भी वेस्ट हो गई, सब वेस्ट हो गया इसका। तो ये उसकी एक्सटेंड वारंटी की स्लिप है जो मैंने करवाई थी। उसके अलावा इस मोबाइल को जो मैंने रिपेयर करवाया है, ये उसका बिल है, उसका इनवॉइस है ओरिजिनल, ये भी कोर्ट में पेश होगा। तो ये जो भी OnePlus का ऑथराइज सर्विस सेंटर जहाँ से मैंने करवाया था, उसकी सील वगैरह और इनवॉइस वगैरह है। इसके बाद आपको कोर्ट इनको सबको नोटिस जारी करे, उसके लिए आदेश का शुल्क लगाना होता है। इस पर 20 रुपये का टिकट भी लगता है, जो मैं भी लगाऊंगा। कोर्ट कुछ भी काम फ्री में नहीं करता है, आपको पे करना पड़ता है। तो कोर्ट अगर नोटिस जारी कर रहा है तो उसके चार्जेस है ना, तो उसको 20 रुपये है। तो जो नोटिस हैं वो इस तरह के होते हैं। अब जितनी पार्टियां हैं उतने ही नोटिस होंगे, और वो 2 कॉपी में भरे जाते हैं। तो आप कार्बन से भर सकते हैं, तो एक तो आपके फाइल में अटैच रहेगा, और एक जब ये फाइल रिपोर्ट में जाएगी नेक्स्ट प्रोसीडिंग में, जब भी रिपोर्ट, इसकी सेकंड स्टेज रिपोर्ट में जाना ही है, तो जब ये रिपोर्ट में जाएगी उस दिन आपको ये नोटिस, इन सब नोटिस की एक कॉपी दे दी जाएगी। फिर ये एडवोकेट्स की जिम्मेदारी है कि वो इस नोटिस को और इसकी पिटीशन जो आपने तैयार करी है, इन दोनों की कॉपी जितनी भी पार्टीज हैं उनको डिलीवर करवाए। तो जैसे अब और जितनी भी आप पिटीशंस की कॉपियां लगाते हो ना, वो आपको कंज्यूमर कोर्ट में साथ में ही इस फाइल में सिलनी पड़ती है। अब जैसे इसमें 2 पार्टीज हैं, तो दोनों की 2-2 कार्बन कॉपी के साथ 4 नोटिस हो गए, ठीक है। और दोनों की ही एक कॉपी पिटीशन की, ये आपको अभी ही फाइल में लगानी पड़ेगी। अब जैसे आज मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इस फाइल में। आज ये फाइल अपन पेश करेंगे, अगर वहाँ आज कुछ नहीं होगा, केवल आज तो डेट दे देंगे कि भैया रिपोर्ट में 1 तारीख है फाइल में। आज केवल ये फाइल केवल बस कोर्ट में जाएगी और कोर्ट के रजिस्टर में चढ़ जाएगी, एंट्री जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट डेट पर अगर वहाँ पे जजेस अवेलेबल होंगे तो रिपोर्ट में चली जाएगी, फिर उसी दिन आपको एक डेट दे देंगे, और ये जो नोटिसेज हैं ये इशू कर देता है कोर्ट। आप सेम डे भी करा सकते हो, फिर अगले दिन भी करा सकते हो। उसमें कोर्ट की मोहर वगैरह होती है, जो भी आपने नोटिसेज भरे हैं यहाँ पे कोर्ट अपनी मोहर लगा कर देता है, और इसी फाइल में से निकाल कर आपको ये जो पिटीशन की कॉपी भी दे देंगे। फिर आपको उनको वाइट एनवेलप में एड्रेस वगैरह डाल के और बाय पोस्ट आपको भेजना होता है। अब अपन नॉर्मली आरडी से भेजते हैं उसको। आरडी में क्या होता है कि उसकी कंफर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वो वापस लौट कर आपके पास आती है। आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, वो तो ट्रैकिंग रिपोर्ट आई जाती है। तो इस तरह का स्टेटस रहता है। अब इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको जब भी इसकी अगली स्टेज होगी तब वीडियो बना के बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने एक एप्पल का भी किया था, तो लेकिन आप सोच रहे हो जितना आसान भी नहीं है ये कि आज ही मैंने फाइल करी अगली तारीख पे नोटिस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एप्पल वालों ने मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया था, वारंटी में था। तो आप ये देखें कि मैंने फाइल, ये एप्पल की फाइल है, एक फाइल, वो 2 आप नॉर्मली एडवोकेट्स 2 फाइल्स रेडी करते हैं। एक तो आपको करनी है जो कोर्ट में जाएगी, एक आप अपने पास भी डॉक्यूमेंट्स रखते हो तो 2 कॉपीज में तैयार करते हैं। एक आपकी रहती है कोर्ट में, एक रहती है एडवोकेट की खुद के पास, जैसे हमारी दूसरी फाइल है जो हमारे पास है। अब आप ये देखो, मैंने इस फाइल को पेश करा था
30/6/2022 को, और इसमें रिपोर्ट कब हुई है? अब हुई है इसमें रिपोर्ट 9/11/2022 को, मतलब 4 से 5 महीने लग गए रिपोर्ट में जाने में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स के जो कोर्ट हैं इसमें रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, ये कोर्ट खाली पड़े रहते हैं, रेगुलर नहीं चलते हैं। ऐसे वीक इनका कुछ फिक्स कर रखा है इन्होंने कि हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे या किस दिन बैठेंगे। उस दिन अगर आपकी इसमें डेट है और जजेस अवेलेबल हैं तो रिपोर्ट हो गई, नहीं होती है तो इसीलिए यही कारण है कि कंज्यूमर कोर्ट्स के जितने भी मामले हैं वो सालों साल चलते ही रहते हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्ट नहीं है ये। रेगुलर कोर्ट मतलब इसमें जितने और कोर्ट्स हैं उनमें रेगुलर मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं क्योंकि वो वर्किंग में, और इनमें बैठते हैं रिटायर्ड, तो वो रेगुलर नहीं बैठते हैं, कई वीकेंड्स पे बैठते हैं, वीकडेज पे बैठते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बैठते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो वरना अगर रेगुलर जैसे कोर्टेज अगर चलती तो जैसे 30/6/2022 को मैंने फाइल पेश करी, अगली डेट पड़ी 1 महीने बाद 22/7 को, तो 22/7 को ही मुझे नोटिस मिल जाते, लेकिन नहीं मिले। उसके बाद अगली तारीख पड़ी 19/9 को, कोई नहीं था कोर्ट में, नहीं मिले नोटिस। फिर उसके बाद अगली पड़ी 9/11 को, 9/11 को कोर्ट में थे तो मुझे मिल गए नोटिस। अब वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में जब एप्पल की ओपन फाइल की बात करेंगे, किस तरह से नोटिस मिलते हैं, किस तरह से भेजे जाते हैं। ये थी फाइल कंज्यूमर कोर्ट की, कैसे प्रोसेस बताया आपको स्टेप बाय स्टेप सोनू भैया ने। और फाइल करेंगे तो उसका वीडियो तो मैं जा नहीं पाऊंगा कोर्ट, यही जाएंगे। तो ये मैंने आपको फाइल दिखा दी, मैं तो साइन करने आया था तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ। जो बच्चे नए एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको नहीं पता, और ऐसे वीडियो मिलेंगे भी नहीं आपको यूट्यूब पे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और कोई बताता भी नहीं इतने डिटेल में। तो वीडियो आपने अगर एंड तक देखा है तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कोर्ट में कैसे काम होता है। और जो देखो बुकों में जो लिखा है ना वो कोर्ट प्रैक्टिकली नहीं होता, तो प्रैक्टिकली बहुत ही अलग चलता है कोर्टों में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।